हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्री वाला चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला टॉपिक है वो हमारा है एमएमआरडीए। तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 से रिलेटेड है। तो ये पहली बार एक्ट आया था 1957 में, उसको 2015 में अमेंड किया गया था। तो 1957 वाला एक्ट है वो माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। इंडिया में माइनिंग लीज ग्रांट इसके अंदर दी जाती थी एंड ये माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो एमएमआरडीए 2015 में अमेंडमेंट कर दिया गया था। उसके बाद में इसमें प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग कम लीज दिया गया था एंड इसमें ऑक्शन स्टार्ट किए गए थे। इसके अंदर दो फंड बनाए गए हैं। एमएमआरडीए एक्ट 2015 के अंदर दो फंड बनाए गए हैं, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एंड दूसरा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट क्या होता है? ये सेक्शन 9C के अंदर इसको बनाया गया है। इस एक्ट के अंदर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी होती है। नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस बॉडी होती है जिसका काम क्या है? एक्सप्लोरेशन करना है। तो माइनिंग एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना है। किसका? स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल पे ये ज्यादा फोकस करती है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन फंड। कोई भी माइनिंग जब लीज दी जाती है तो उससे जो रॉयल्टी आती है उसका 2% है वो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में जाता है। 2% उसका जो पैसा है वो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट में जाता है। और उसका 10% कोई भी माइनिंग लीज दी जाती है, उसका 10% है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स या फाउंडेशन में जाता है। एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स है वो हर एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेट गवर्नमेंट इनको एस्टेब्लिश करती है। एवरी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में जहां पर माइनिंग हो रही है वहां पे इसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें 10% रॉयल्टी जाती है। पोस्ट 2015 के बाद से 10% रॉयल्टी जाती है। इसमें 2015 से पहले कितनी जाती थी? 30% जाती थी। अभी कितनी जाती है? 10%। ठीक है, एंड इसको मैनेज किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को मैनेज कौन करता है? एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट मैनेज करता है इसको। एंड अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, इसका जो पैसा है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए लगाना होता है उन एरियाज में जहां पर जो कि माइनिंग अफेक्टेड एरियाज होते हैं, जहां पे माइनिंग की जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को अभी क्या है, 5 ईयर प्लान बनाने पड़ेंगे ग्राम सभा के साथ मिलकर, ताकि उस डेवलपमेंट कर सके उन एरियाज का। फिर इसका जो फंड है वो यूटिलाइज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का इसका जो फंड है वो कोविड के दौरान भी यूज किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रियायत दी थी वहां पे। तो माइनिंग सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूप से अब ये अलाउड है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो गोल्ड से रिलेटेड है। गोल्ड सेक्टर के बारे में बात करें तो गोल्ड अभी बिहार के जमुई में गोल्ड के रिजर्व मिले थे। इंडिया में टोटल रिजर्व कितने हैं गोल्ड के? 500 मिलियन टोटल रिजर्व हैं। एंड इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है वो बिहार में है। दूसरे नंबर पे राजस्थान पे आता है। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में भी रिजर्व पाए जाते हैं गोल्ड के। लगभग हम 90% हमारा गोल्ड क्या है वो इंपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो चाइना है। सबसे बड़ा कंज्यूमर किसका है? गोल्ड का चाइना है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट हम कंज्यूमर है गोल्ड के। ठीक है, एंड कुछ एक माइंस का नाम यहां पे दिया हुआ है। ईस्ट सिंहभूम है, देन रायचूर है, चित्तौड़, कोलार माइन। कोलार माइन न्यूज में रही थी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चाहती है दोबारा रीओपन करना चाहती है। कोलार माइन केजीएफ मूवी भी आई थी, वो इसी से रिलेटेड थी। देन कर्नाटका में ये लाई करती है। देन ये सिचुएटेड है कोलार माइन एंड इसको ऑपरेट करता है भारत गोल्ड माइंस, इसको ऑपरेट करती है। इसको रीओपन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड गोल्ड से ही रिलेटेड है एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, ये एक रिपोर्ट रिलीज करती है, वर्ल्ड गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट रिलीज करती है। कौन रिलीज करती है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ठीक है, उसके अनुसार इंडिया 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर है। हम 4th लार्जेस्ट रिसाइकल है किसके? गोल्ड को रिसाइकल करने में हम चौथे नंबर पे आते हैं। गोल्ड से ही रिलेटेड है जो गोल्ड के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या फिर जो कि ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है उनकी हॉलमार्किंग से रिलेटेड है। तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है हम सब जानते हैं कि सबसे प्योर होता है। ठीक है, तो गोल्ड हॉलमार्किंग स्कीम किसकी है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड बनाती है। तो ये BIS का है हॉलमार्किंग स्कीम। एंड ये 3 तरह के इसमें मार्क जो है गोल्ड की ज्वेलरी पे दिखाई देते हैं। इसका नाम क्या है? तो स्टैंडर्ड मार्क होता है गोल्ड की ज्वेलरी पे। दूसरा इसका उसमें होता है प्योरिटी का मार्क होता है, स्टैंडर्ड मार्क। दूसरा प्योरिटी का मार्क होता है और तीसरा होता है कोई भी ज्वेलरी होगी उस पर एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। एंड इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, IS स्टैंडर्ड 1417 1417 IS स्टैंडर्ड 1417 किससे रिलेटेड है? BIS के द्वारा गोल्ड हॉलमार्किंग से रिलेटेड है। एंड इसमें जो 18 एंड 22 कैरेट गोल्ड की भी हॉलमार्किंग की जाती है, बहुत सारे कैरेट गोल्ड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है वो स्टील सेक्टर से रिलेटेड है। तो हम इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट स्टील क्रूड प्रोडक्शन है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट
प्रोडक्शन करता है क्रूड स्टील का, ठीक है। एंड इंडिया में क्या है, 5th लार्जेस्ट आयरन ओर है, ठीक है। आयरन ओर का आयरन रिजर्व है इंडिया में 5th लार्जेस्ट, 100% एफडीए अलाउ की गई है स्टील मेकिंग में ऑटोमेटिक रूप से, ठीक है। तो ग्रीन स्टील कौन सा होता है, ऐसा स्टील जिसको बनाने में कम से कम पॉल्यूशन हो, उस ग्रीन स्टील होता है। एंड स्टील स्क्रैप क्या होता है, स्टील स्क्रैप सब जो पुराना स्टील का कबाड़ का सामान होता है उसको दोबारा रिसाइकल किया जाता है, उसको स्टील स्क्रैप कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टील स्लैग। तो स्टील स्लैग क्या होता है, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है, जब स्टील बनाते हैं तो उसका एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं स्टील स्लैग। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें सिलिकेट एंड ऑक्साइड होते हैं। स्टील स्लैग में क्या होता है, सिलिकेट एंड ऑक्साइड होते हैं, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है स्टील के बनाने के दौरान। ये मोल्टन होता है, देन लिक्विड होता है, फिर ये सोलिडिफाई हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसका यूज किया जाता है, जो एसिडिक सॉइल होती है उसको करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जनरली बेसिक होगा तभी तो, जो सॉइल एसिडिटी को रिमूव करने के लिए स्टील स्लैग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी यूज किया जाता है। अभी रिसेंटली क्या है, इसका रेलवे ट्रैक बनाने में यूज किया गया है स्टील स्लैग का। कहां पे, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोजेक्ट उन्नाग चलाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रोजेक्ट उन्नाग कौन चलाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाती है, उसने टाटा स्टील के साथ मिलकर वहां पे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्टील स्लैग से एक जो है रेलवे की पटरी बनाई है, तो रेलवे ट्रैक बनाया है, ठीक है। एंड इसका कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है। स्टील स्लैग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है शायद पहले भी, कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। स्टील स्लैग से रेलवे ट्रैक भी बनाया जाता है, ठीक है। एंड दूसरा होता है पिग आयरन। तो आयरन के कई फॉर्म होते हैं, पिग आयरन होता है, सिडेराइट होता है, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट एक प्योरेट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है। तो पिग आयरन में क्या होता है, हाई कार्बन कंटेंट होता है, 3 से 4% इसमें कार्बन की इंप्योरिटी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल है, इसका ज्यादा कम यूज होता है इसका, तो पिग आयरन का यूज बहुत कम होता है। तो सिलिका, मैग्नीज, फास्फोरस और टाइटेनियम की इसमें इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। एंड ये न्यूज में क्यों रहा था, पिग आयरन वाज इन न्यूज बिकॉज रशिया बन गया है अभी इंडिया को लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है, इंडिया को सबसे ज्यादा सप्लाई देने वाला कंट्री बन गया है रशिया पिग आयरन की। तो रशिया से हम एक्सपोर्ट करवा रहे हैं इसको, रशिया इंपोर्ट करवा रहे हैं इंडिया में पिग आयरन को। एमएसएमई नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एमएसएमई। तो मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बदली गई थी अभी। तो 1 करोड़ से ऐसी कंपनीज, इसको अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो माइक्रो इंडस्ट्री कौन सी होती है, माइक्रो इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसका जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम हो और जिसका टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम हो। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और 50 करोड़ से कम हो, वो हो जाएगी माइक्रो इंडस्ट्री। दूसरी है स्मॉल इंडस्ट्री। तो जिसका जो है माइक्रो इंडस्ट्री में क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 50 करोड़। तो जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो, तो वो क्या हो जाएगी, स्मॉल इंडस्ट्री। और ऐसी इंडस्ट्री तीसरी, जिसका जो 50 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम हो और 50 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम हो और टर्नओवर जिसका जो 250 करोड़ से कम हो, 250 करोड़ से कम हो, तो वो क्या हो जाएगी, मीडियम इंडस्ट्री हो जाएगी। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। देन श्री फंड है। श्री फंड क्या है, ये अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया गया है इसके लिए, किसके लिए, एमएसएमई के लिए बनाया गया है सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ठीक है। तो ये एक मदर फंड की तरह काम करेगा, जो कि इसके अंदर क्या होंगे, डॉटर फंड्स होंगे, वो इनको फंडिंग देगा, ठीक है। इसमें जो 20% फंड है वो इन्वेस्ट किया जाएगा डॉटर फंड में। देन इसमें क्या है, 5,000 करोड़ रुपए का श्री फंड होगा। इसका जो कॉर्पस कितना है श्री फंड का, 5,000 करोड़। श्री फंड क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत फंड बनाया गया है, जिसका कॉर्पस है 5,000 करोड़। ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 में आता है, सेबी के अंडर रजिस्टर है, ठीक है। इसको एंकर कौन कर रहा है, इसका एंकर इन्वेस्टर है एनएसआई वेंचर, इसका एक एंकर इन्वेस्टर है। और एसबीआई केप है, वो क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। एसबीआई केप इज इट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर। श्री फंड का इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, एसबीआई केप है, इसको मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीमान गाइडलाइंस। श्रीमान गाइडलाइंस रिलीज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये गाइडलाइंस रिलीज की गई है 2022 में, ठीक है। इनका जो पब्लिक जो गवर्नमेंट है की जो क्या है रिसर्च फैसिलिटी है, उसको प्राइवेट सेक्टर के साथ शेयर करने के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि इसमें क्लस्टर अप्रोच का यूज करते हुए इसको जो पब्लिक की रिसर्च फैसिलिटी है वो उसको साथ जो बहुत सारी जैसे CSIR है उनकी क्या होती है, बहुत सारी फैसिलिटी होती है रिसर्च को, उसको शेयर करने के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज उद्यम पोर्टल, वो भी एमएसएमई से रिलेटेड है, उद्यम पोर्टल। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इसको बनाया था, इसमें वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें एक जो रजिस्टर करती है एमएसएमई, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है।
कि उद्यम पोर्टल को अभी इनकम टैक्स के साथ और जीएसटी के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है उद्यम पोर्टल को। नेक्स्ट इज नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई। नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको एमएसएमई एक 2006 के अंदर बनाया गया था। इसका काम क्या है? एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना। नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई 2006 के अंदर एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। ट्रेड्स, नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। कोई भी एमएसएमई अपना सामान ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है, ये एमएसएमई से रिलेटेड है। कोई भी एमएसएमई अपना सामान पीएसयू को जब बेचती है तब उसको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को ट्रेड किया जा सकता है ट्रेड्स पे। एंड क्योंकि पीएसयू उसको तुरंत पेमेंट नहीं करती है तो इसलिए उसको जरूरत पड़ती है, एमएसएमई को पैसे की तो जरूरत पड़ती है, तो वो यहां से उसको बेच सकती है, इस पे ट्रेडिंग कर सकती है। यहाँ पे वो जो कंपनीज है वो डिस्काउंट पे खरीद लेती है और फिर उसको फंड दे देती है। तो नेशनल बिजनेस पोर्टल, इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया बिजनेस पोर्टल। तो इंडिया बिजनेस पोर्टल बनाया गया है इंडिया बिजनेस पोर्टल, जो इंडियन एक्सपोर्टर है उनको क्या है, बायर ढूंढना पड़ते हैं, तो उनको बायर ढूंढने के लिए ये काम कराएगा। इट इज ए हब फॉर एक्सपोर्टर एंड फॉरेन बायर की मीटिंग कराता है। यहाँ पे ये हब है एक्सपोर्टर एंड फॉरेन बायर का, इंडिया बिजनेस पोर्टल। ये डेवलप किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसको डेवलप किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया बिजनेस पोर्टल डेवलप किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? जो नाइदर बैड कंडक्टर नॉर गुड कंडक्टर, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर हम क्या है, सेमीकंडक्टर का सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसके अंदर हम क्या है, सेमीकंडक्टर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्प्लेज है, चिप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की है, तो जो कि अनदर सेक्टर 13 और सेक्टर के लिए भी लॉन्च की गई है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसके अंदर एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बनाया गया है, जिसमें क्या है 70,000 करोड़ रुपए का जो फंड है उसमें क्या है, हम ईएसडीएम इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में करना चाहते हैं। 100% एफडीआई सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडिया में अलाउड की गई है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है। तो चाइना की भारी डोमिनेंस है, जो रेयर मेटल है सप्लाई चेन में है, चाइना बहुत डोमिनेट करता है। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है टू काउंटर द चाइना की डोमिनेंस है एशिया पैसिफिक में, सप्लाई चेन में जो डोमिनेंस है चाइना की उसको काउंटर करने का। इंडो पैसिफिक पे फोकस किया है इसका, ठीक है, सप्लाई चेन इंडो पैसिफिक में इसका फोकस है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्निकल टेक्सटाइल होती है ऐसी टेक्सटाइल जो टेक्निकल फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है, जिसका कोई टेक्निकल फंक्शन होता है, ठीक है। एंड इसके लिए एक गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया था, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि 2020-21 से लेकर 2023-24 तक चालू रहेगा। एंड इसके अंदर क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, टेक्निकल टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, मार्केट डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा एंड एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड है, टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड एजुकेशन पे भी फोकस किया जाएगा। तो R&D, एक्सपोर्ट, मार्केट डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में। 4 साल का इसका जो पीरियड है 20 से लेकर 24 तक चलेगा ये, ठीक है, 4 या 5 साल का है, 5 साल का हो जाएगा इसलिए। देन टेक्निकल फंक्शन है वो जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इंडिया में कितना है, वो ग्लोबल शेयर कितना है, 6% ये केवल, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल को बनाने में हम यूज करते हैं मैन मेड फाइबर। तो टेक्निकल टेक्सटाइल वो किससे बनी होती है, मैन मेड फाइबर से बनी होती है। मैन मेड फाइबर है, मैन मेड फाइबर कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, दोनों हो सकते हैं। एंड मैन मेड फाइबर में बनाने में पीटीए का भी यूज किया जाता है। पीटीए क्या होता है, प्यूरिफाइड टेराथेलिक एसिड होता है। पीटीए इज प्यूरिफाइड टेराथेलिक एसिड है, उसका मैन मेड फाइबर बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल का भी यूज किया जाता है मैन मेड फाइबर बनाने में। ये पॉलीमर से बना होता है मैन मेड फाइबर्स, तो जैसे नाम से पता है मैन के द्वारा बनाया गया फाइबर कृत्रिम फाइबर है, ठीक है, जिसको टेक्निकल टेक्सटाइल में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक डर्क पार्क। ब्लैक डर्क पार्क एक बहुत बड़ा पार्क होता है जिसकी बनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है जिसमें क्या है, जो फैसिलिटी होगी डेवलप की जाती है फार्मास्यूटिकल जो फैसिलिटीज होती है, जैसे कि कोई लैब वगैरह है, कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना लिया तो उसमें कॉमन फैसिलिटी डेवलप की जाती है इसमें। तो ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इस ब्लैक डर्क पार्क में बनाया जाता है, जो कि एग्लोमरेशन इफेक्ट की तरह काम करता है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाती है उनमें। एंड तो यहां पे क्या है, वो जो फैसिलिटी बनाई गई है वो एक दूसरे के साथ कंपनी शेयर करती है, जिसके कारण क्या है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये इसको प्रमोट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, वो इसको प्रमोट कर रही है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने बोला है कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में क्या है, ब्लैक डर्क पार्क बनाई जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट करने के लिए कैसे सपोर्ट कर रही है, ग्रांट इन एड के द्वारा सपोर्ट कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1000 करोड़ रुपए देती है, 1000 करोड़ रुपए पर
बल्क ड्रग पार्क के लिए हर एक बल्क ड्रग पार्क बनाना होता है तो उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटजीज है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी किसकी है? ये एमएनसी की स्ट्रेटजी है। तो चाइना की हैवी डिपेंडेंस है, डोमिनेंस है सप्लाई चेन में, तो उससे क्या है, कोविड के कारण क्या है, हमने देखा है कि सप्लाई चेन क्या है, डिस्टर्ब हो गई है, जिसके कारण एमएनसीज क्या है, वो चाइना से अब उठा के दूसरी जगह भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लगाना चाहती है। उस स्ट्रेटजी को बोला जाता है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, दूसरी कंट्रीज में भी शिफ्ट करना चाहती है। ठीक है, देन चाइना है लार्जेस्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का प्रोड्यूसर होता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है? जिसका मेन कंपोनेंट होता है ड्रग का, जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में क्या है, उनको रेगुलेट किया जाता है। मेडिकल डिवाइसेस है वो रेगुलेट की जाती है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर एज ए ड्रग, तो इनको मेडिकल डिवाइसेस को ड्रग की तरह रेगुलेट किया जाता है ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएसओ इसको सीडीएसओ रेगुलेट करता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंडर में किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज टॉय सेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉय सेक्टर। तो टॉय सेक्टर गवर्नमेंट फोकस इंक्रीज बड़ा, गवर्नमेंट क्या है, फोकस है टॉय सेक्टर पे। गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत बनना चाहती है, इसको प्रमोट करना चाहती है टॉयज को। एंड जो इंडियन टॉयज बन रहे थे उनकी क्वालिटी बहुत खराब थी, तो उसको क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कंपलसरी सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद में इनको कंपलसरी सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनको, फ्रॉम बीआईएस। तो इसके लिए 10 इंडियन स्टैंडर्ड भी बनाए गए हैं। कितने? 10 इंडियन स्टैंडर्ड बनाए गए हैं बीआईएस के द्वारा और क्वालिटी काउंसिल ऑफ मिलकर बनाया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर। ठीक है, तो कुछ एक ट्रेडिशनल टॉयज का नाम दिया गया है। तेलंगाना का है निर्मल टॉय, तेलंगाना से बिलोंग करता है निर्मल टॉय। मणिपुर का है लाइफा डीबी किसका है? मणिपुर का है। असम का है असीरा कांडी। कर्नाटक का है चन्नापटना एंड किन्नल टॉय है, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। पंजाब का है छनकना, गुल्लू, लाटू एंड हंडवानी। तो पंजाब का है छनकना, गुल्लू, लाटू एंड हंडवानी, दीज आर द ट्रेडिशनल टॉयज। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज BRAP, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, रिपोर्ट आती है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, उसको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि उसमें बहुत विवाद हुआ था। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। एंड ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो ये इसने एक 301 रिफॉर्म पॉइंट्स बनाए थे। इन पॉइंट पे क्या है, रिफॉर्म करना है, जैसे कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म किया जाए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या होती है? जहां पे एक फर्म डोमिनेट करती है। ओलिगोपोली क्या होती है? जहां पे 2 या 3 फर्म डोमिनेट करती है। एंड परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? परफेक्ट कंडीशन के लिए, कंपटीशन होने के लिए मार्केट में क्या है, 4 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होने चाहिए, बहुत सारे बायर एंड सेलर होने चाहिए। दूसरा है नो बैरियर, एंट्री और एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, एंट्री एंड एग्जिट पे कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सर्विस मिलनी चाहिए। एंड चौथा है कंज्यूमर है, उनको पास परफेक्ट नॉलेज है आउटपुट का या फिर प्रोडक्ट का, उनके पास क्या है, परफेक्ट नॉलेज है, तभी क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कंडीशन मानी जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर, नो बैरियर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का कोई बैरियर नहीं होने चाहिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट सर्विस होनी चाहिए, कंज्यूमर है परफेक्ट नॉलेज ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट है ये एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिस करती है एमएनसीज, उनको रेगुलेट करने के, उनकी कौन कौन सी खराब प्रैक्टिसेस है या फिर चीटिंग करती है एमएनसीज है, जो चीटिंग करती है वो अपने ही आपको प्रमोट करती रहती है। ठीक है, तो उसी से कुछ एक प्रैक्टिस दी गई है जिसमें यूज पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है, एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन है। एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन क्या होते हैं, ऐप स्टोर से रिलेटेड होते हैं। ऐप स्टोर है उनका जो दे प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एग्जिटिंग, उनका जो यूजर, जैसे कि हम सारे ऐप किससे डाउनलोड करते हैं, गूगल से ही, गूगल का प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं, या फिर एप्पल वाला होगा तो एप्पल के एप्पल स्टोर से डाउनलोड करेगा। तो ये एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन है, वो उसी स्टोर से रिलेटेड है, उसको एग्जिट नहीं करने देते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी और सेल्फ प्रेफरेंस, तो या तो प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी हो सकती है या फिर सेल्फ प्रेफरेंस, यानी कि ऐसे जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, तो वो अपने आप को क्या है, खुद का प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, वो अपने ही प्रोडक्ट को सेल्फ प्रेफरेंस दे रही है। ठीक है, जैसे गूगल है तो गूगल से रिलेटेड चीजों का भी वो क्या है, प्रेफरेंस देगी।
मेटा है वो व्हाट्सएप से रिलेटेड चीजों को फेसबुक पे दिखाएगी, तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म सेल्फ प्रेफरेंस, ठीक है। ये भी क्या है, एक काइंड ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, ठीक है। तो एडजेसेंसी और बिल्डिंग टाई, एडजेसेंसी बिल्डिंग एंड टाइम, ये क्या होता है, ये फोर्स करती है पीपल को रिलेटेड सर्विस बाय करने के लिए। जैसे कि पिज्जा लोगे तो आपको क्या है, कोल्ड ड्रिंक लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये एडजेसेंसी और बिल्डिंग टाइज जो है, ठीक है, ये लोगों को फोर्स करती है। देन मोनोपोलिस्टिक यूज ऑफ डेटा है, तो कंपनीज के पास डेटा होता है तो वो क्या है, खुद ही यूज करती है, तो उसका दूसरों के साथ शेयर नहीं करती है। मर्जर एंड एक्वाइजिशन, तो मर्जर एक्वाइजिशन में एंटी कंपटीटिव में क्या होती है कि बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, स्टार्टअप को एक्वायर कर देती है, तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप की फिर क्या है, ग्रोथ बंद हो जाती है, फिर उसको बोलते हैं किलर एक्वाइजिशन। तो बिग टेक कंपनीज है स्टार्टअप को खरीद लेती है, उसको बोलते हैं किलर एक्वाइजिशन। प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग देती है, तो जिसके कारण क्या है, जो ऑफलाइन है ऑफलाइन दुकानदार है उसको क्या है, वो उसके साथ मैच नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी पैकेट बड़ी होती है, उनके पास ज्यादा पैसा है एमएनसीज के पास, ठीक है। एक्सक्लूसिव टाई अप है, तो एक्सक्लूसिव टाई अप है जैसे कि सैमसंग का फोन है वो अमेजन पे ही आएगा, उस तरह से क्या है, वो उसका एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड है, ठीक है, वो उसी पे प्रेफरेंस दी जाती है, तो उसके अमेजन का ज्यादा सामान बिकेगा। सर्च एंड रैंकिंग परफॉर्म है, तो सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेंस, तो उसमें एल्गोरिथम ऐसा बनाया जाता है कि कुछ एक प्रोडक्ट को ही वो क्या है, प्रेफरेंस देते हैं। नाइन्थ इज रेस्ट्रिक्टेड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो उस इसमें क्या है, एप्पल का जो iOS है वो केवल एप्पल स्टोर से ही डाउनलोड किया जा सकता है और कहीं से वो सर्विस नहीं मिल रही है, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है थर्ड पार्टी को वो सर्विस देने के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था एंटी कंपटीशन को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था 2009 में, ठीक है, ये बनाया गया 2009 में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है, 2002 में। 2002 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट आता है, परंतु इसको 2009 में बनाया गया है, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोई जब जजमेंट दे देगा तो उसके अगेंस्ट में अपील कहां पे लाई करती है, उसके अगेंस्ट में अपील लाई करती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके अगेंस्ट में लाई करती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि एक बनाया गया है, कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया है, ठीक है। कंपटीशन लॉ को रिव्यू करने के लिए अभी जो है कंपटीशन, एक बिग टेक कंपनीज है वो गड़बड़ झाला कर रही है, तो उसमें उनको रिव्यू करने के लिए एक इंजेति श्रीनिवास कमेटी बनाई गई है। इंजेति श्रीनिवास कमेटी का संबंध किससे है, किससे रिलेटेड है, ये कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, एक होता है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो जो कि रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा। एंड एक होता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, तो कोर इंडस्ट्रीज में कितने हैं, 8 इंडस्ट्रीज को ही डेटा को लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वेयरएज आईआईपी इज रिलीज्ड बाय एनएसओ के द्वारा। जो आईआईपी का होता है उसका 40% वेटेज है वो इसमें रहता है, कोर इंडस्ट्रीज में रहता है। तो आईआईपी का 40.27% है वो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का शेयर रहता है आईआईपी में, ठीक है, उसका जो वेटेज है। तो जो 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी हो जाएगी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा इसका शेयर होता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में, सबसे ज्यादा शेयर किसका होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा शेयर होता है नंबर 1 पे, दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, तीसरे पे स्टील है, चौथे पे कोल है, 5वें पे क्रूड ऑयल है, छठे पे नेचुरल गैस है, 7वें पे सीमेंट है और 8वें पे फर्टिलाइजर है। तो सबसे कम शेयर है इसका किसका है, फर्टिलाइजर। तो ये याद होनी चाहिए कौन कौन सी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। These are 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कौन रिलीज करता है कोर इंडस्ट्री वाला, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ डीपीआईआईटी के अंदर। डीपीआईआईटी कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। एंड आईआईपी पब्लिश किया जाता है एनएसओ के द्वारा। एनएसओ किसमें अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर आता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, तो नाम देखो प्राइसिंग है, तो फार्मास्यूटिकल की प्राइसिंग को इसका मेन काम है। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि क्या काम करती है, प्राइसिंग ऑफ ड्रग को देखती है। तो प्राइसिंग ऑफ ड्रग किसके आधार पर डिवाइड होगी, प्राइसिंग किस पे, डिमांड पे डिपेंड करेगी, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेगी। तो ये डिमांड मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, उसको भी ये देखती है। तो ये मॉनिटर करती है, ड्रग अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करती है, इन्फोर्स करती है। ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो, उसको 1997 में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया गया है। तो ये डेटा भी कलेक्ट करती है और इसने इंडियन फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 भी बनाया है। इसने इंडिया फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। तो ये मॉनिटर करती है ड्रग अवेलेबिलिटी को, डेटा उससे रिगार्डिंग कलेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन फार्माकोपिया
कमीशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो ये इसका काम क्या है, इसको बनाया गया है 2009 में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का बनाया गया 2009 में। इसका काम है ड्रग का जो दवाइयों का स्टैंडर्ड बनाना है, तो इसका काम है स्टैंडर्ड डेवलप करना। इसकी एक बुक आती है आईपी बुक, जिस इंडियन फार्माकोपिया बुक होती है इसको, जिसमें ड्रग का स्टैंडर्ड के बारे में मेंशन होता है, ठीक है। एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। धन्यवाद। ये था हमारा इससे रिलेटेड।